Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprastha Law College. This is the sixth video lecture of Law of Evidence, and in this video lecture we will start with admission and confession. This topic will be covered in 3 videos. So in the first video we will be dealing with admission, we will be defining admission. In the second video admission will be continued, and in the third video we will complete confession. Alright, let's start with admission. Section 17 to Section 23 of the Indian Evidence Act deals with admission. Admission has been defined in Section 17. Then under what circumstances and what kind of persons can give admissions have been given under Section 18, 19 and 20. So let's see Section 17 first. Section 17 says that an admission is a statement, oral or documentary or contained in electronic form, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, or which is made by any of the persons and under the circumstances hereinafter mentioned. तो एडमिशन क्या हो गया इन शॉर्ट कहे तो इट इज़ अ स्टेटमेंट. कोई भी स्टेटमेंट जो आप देते हैं इट कैन बी एडमिशन, वेदर ओरल, डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, विच सजेस्ट एनी इन्फरेंस. वो कुछ इन्फर करना चाहिए, उसकी कोई इन्फरेंस होनी चाहिए. किससे रिलेटेड? फैक्ट इन इशू से रिलेटेड या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड. और वो कौन देगा? वो आगे दिया हुआ है, एनी ऑफ द पर्सन अंडर द सर्कमस्टेंसेज हेयर एंड आफ्टर मेंशन्ड. तो कौन देगा और किस सर्कमस्टेंसेज में देगा, ये अगले सेक्शंस में है, 18, 19, 20 में. इस सेक्शन में हमें 3 चीज़ मिलती है. वो क्या है कि इट शुड बी ए स्टेटमेंट, चाहे ओरल, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो. दूसरी चीज़ क्या मिलती है? इन्फरेंस दे. और इन्फरेंस किससे रिलेटेड? तीसरी चीज़, इन्फरेंस रिलेट करना चाहिए फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से. इतनी चीज़ें हमको इस डिफिनेशन में मिलती हैं. सो बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स ब्रॉडली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एडमिशन एंड कन्फेशन. एडमिशन कोई भी चीज़ होगी जो हम एडमिट करते हैं. जैसे ए ने बी से कहा कि हाँ मैंने सी से 5,000 रुपये उधार लिए थे, तो ये ए का एडमिशन हो गया. ये सिंपल वर्ड्स में ये का एडमिशन हो गया. अब इसमें वो कुछ एडमिट कर रहा है, इसमें उसकी गिल्ट साबित नहीं हो रही है, इसमें कुछ गलत काम उसने नहीं किया है, उसने बस ये एडमिट किया है. तो ये काइंड ऑफ एडमिशन है. कन्फेशन में क्या होता है, आप अपने आप को गिल्टी बताते हैं. आप बताते हैं कि आपने कोई गलती की थी, क्रिमिनल ऑफेंस किया था. जैसे ए बी से बोले कि मैंने सी का 5,000 चुराया है, तो जब आप चुराने की बात करते हैं सी से बी से, तो ये जो चुराना है ये क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस है. तो ये बन जाता है कन्फेशन. इसीलिए सारे एडमिशन जो हैं, सारे एडमिशन वो कन्फेशन नहीं होते हैं, बट सारे जो कन्फेशन होते हैं ना वो एडमिशन होते हैं. तो कोई आदमी कन्फेस करेगा तो वो अपने आप में एक एडमिशन होगा, बट कोई भी एडमिशन, सारा एडमिशन जो है वो कन्फेशन नहीं हो सकता है. सिंपल सी डिफिनेशन है. आगे हम देखते हैं. इट इज़ कन्फेशन और वॉलेंटरली एक्नॉलेजमेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट. तो बेसिकली इट कैन बी कन्फेशन, या इट इज़ लिखा है, इट कैन भी लिख सकते हैं इसको. इट कैन बी कन्फेशन और वॉलेंटरली एक्नॉलेजमेंट. एडमिशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एडमिशन फोर्सफुल नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वॉलंटरली. आप खुशी खुशी कोई चीज़ एडमिट कर रहे हैं या किसी डर से नहीं कर रहे हैं तो ही वो एडमिशन मानी जाएगी. और एडमिशन एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए वॉलंटरली. किस चीज़ का? एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स. कोई भी फैक्ट हो उसका एक्नॉलेज करना अपने आप में एडमिशन होगा. इट कैन आदर बी जुडिशियल फॉर्मल एज वेल एज एक्स्ट्रा जुडिशियल इनफॉर्मल. एडमिशन आप कोर्ट में भी कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने भी कर सकते हैं किसी चीज़ का. उसके अलावा आप किसी और पर्सन से भी कर सकते हैं, जैसे अपने दोस्त से कर सकते हैं, किसी परिचित से कर सकते हैं, और किसी से भी कर सकते हैं बेसिकली. तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल होगा. कोर्ट के बाहर जो भी एडमिशन होगा, कोर्ट के बाहर वो क्या होगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल होगा. फिर इट इज़ एन एक्सेप्शन टू हेयरसे रूल. अब ये रूल क्या होता है? हेयरसे रूल. इस रूल के अंदर क्या होता है कि कोर्ट्स में वो बातें एडमिसेबल नहीं होती हैं जो दूर दूर से सुनी होती हैं. अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने सुना था, या ए ने कहा कि ए सुना था कि बी जो है वो सी को जान से मारने वाला है, तो ये बहुत रैंडम बात हो गई, दूर की बात है और हेयरसे टाइप का है, तो इसको हेयरसे रूल कहते हैं. एडमिशन जो है, एडमिशन का जो कंसेप्ट है, इसका एक्सेप्शन माना जाता है. और किस कंडीशन में हेयरसे रूल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए वो दिया हुआ है सेक्शन 18, 19, 20 में, आगे जो हम देखेंगे. लास्टली इट कैन ऑल्सो बी डन बाय एक्टिव और पैसिव कंडक्ट. साइलेंस में ऑल्सो अमाउंट टू एडमिशन इन सर्टन केसेस. तो जो एडमिशन है ये एक्टिव भी हो सकता है, ये पैसिव भी हो सकता है. मतलब हम मुंह से बोल भी सकते हैं साफ साफ शब्दों में कि हाँ मैंने ए और बी से कुछ पैसे उधार लिए थे, 5,000 रुपये उधार लिए थे, तो ये मेरा एक्टिव एडमिशन हुआ. ठीक है. और ये पैसिव कैसे हो सकता है? अब बी मुझसे पूछेगा अगर
कि वेदर यू हैव टेकन लोन फ्रॉम सी और नॉट, और वो मुंह से कुछ नहीं बोला बट आंखों से इशारा किया हाँ, या बॉडी लैंग्वेज से उसने कहा हाँ, तो वो पैसिव कन्फेशन हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, पैसिव कंडक्ट हो जाएगा, उसके थ्रू एडमिशन होगा। तो इट कैन बी एन एक्टिव एडमिशन और पैसिव एडमिशन थ्रू कंडक्ट, एक्टिव बाय एक्टिव कंडक्ट और पैसिव कंडक्ट। फिर हम देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंस क्या है एडमिसिबिलिटी की, एडमिशंस को क्यों एडमिट कर लेना चाहिए, रीजंस फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उससे बेसिकली 4 मेन रीजंस निकल के आते हैं। तो फर्स्ट रीजन इज एडमिशन एज अ वेवर ऑफ प्रूफ। अब ऐसे तो कोर्ट में जैसे ए एंड बी कोर्ट में गए, बी ने कहा दैट ए हैड टेकन लोन फ्रॉम मी एंड ए सेड दैट यस आई हैड टेकन लोन फ्रॉम यू। तो अब इससे क्या होगा, वेवर ऑफ प्रूफ है ये। अब बी को ये नहीं प्रूफ करना पड़ेगा कि ए ने उससे लोन लिया था, क्योंकि ए खुद ये बात एडमिट कर ले रहा है। जब ए ने खुद ही ये बात एडमिट कर ली है तो बी को ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, तो इससे कोर्ट का टाइम बचेगा। और वेवर ऑफ प्रूफ इसी कंसेप्ट को कहते हैं कि आपको प्रूफ करने से बच गया, अब बी प्रूफ करने से बच गया कि मैंने लोन दिया था, ए ने खुद ही मान लिया कि वो लोन दिया था। अदरवाइज तो पहली चीज़ यही होती कोर्ट में कि ए को ये प्रूफ करना पड़ता, सॉरी बी को ये प्रूफ करना पड़ता कि उसने लोन दिया था। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या होती है, एडमिशन एज स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट। एडमिशंस वही स्टेटमेंट होते हैं जो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, अब ए का ये मानना कि हाँ मैंने लोन लिया था, ये उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। वो चाहे तो इस चीज़ पे आर्ग्यू कर सकता था, पर जो कि उसने मान लिया तो ये उसका इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो गया। अब उसको लोन ना देने के पीछे रीजंस बताने पड़ेंगे, या कोर्ट का ऑर्डर जो भी आएगा वो देखना पड़ेगा। तो ये उसके स्टेटमेंट जो है अगेंस्ट द इंटरेस्ट है। तो एडमिशंस वही होते हैं बेसिकली। ये कहीं लिखा नहीं है कि एडमिशन सिर्फ अगेंस्ट इंटरेस्ट होने चाहिए, बट जो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होगा या जो भी लॉ समझेगा देखेगा वो ये समझ जाएगा कि वही एडमिशन एडमिसिबल होता है जो आपके स्टेटमेंट के अगेंस्ट होता है, सॉरी आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। बिकॉज अगर आपके इंटरेस्ट के फेवर में होगा और वो भी एडमिट हो जाएगा तो आप अपने फेवर की सारी बातें सबसे कहेंगे, इसलिए अगर आपके फेवर में है इंटरेस्ट के तो वो नहीं एडमिशन होता है। थर्ड चीज़ होती है एडमिशन एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। अब कभी कभी आप जो चीज़ एडमिट करते हैं इट शुड बी इट कैन बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट यू आर सेइंग इन कोर्ट। जैसे कोर्ट में मैंने पहले तो कह दिया यस आई हैड टेकन लोन फ्रॉम बी, ए हैड टेकन लोन फ्रॉम बी, कोर्ट ने एडमिट कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद कोर्ट में वो कहता है कि नहीं वो लोन नहीं था, वो तो बी मेरा लोन वापस कर रहा था, बल्कि मैंने उसको लोन दिया था और बी मेरा लोन वापस कर रहा था। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। तो एडमिशन का एक ये फ़ायदा होता है कि आप कोर्ट में पलट नहीं सकते हैं, फिर आपके ऊपर ये स्टॉपर लग जाता है। स्टॉपर मतलब आपको पलटने से मना कर दिया जाता है। आप एडमिशन एक बार एडमिट करने के बाद कोई चीज़ कोर्ट में दोबारा उससे पलट नहीं सकते हैं। फिर एविडेंस एडमिशन एज एविडेंस ऑफ ट्रुथ। अब कोर्ट का अल्टीमेट काम होता है सच का पता लगाना, तो एडमिशन सच पता लगाने में भी हेल्प करते हैं, इसलिए उसकी एडमिसिबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं किया जाता, एडमिशंस को एडमिट कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं किस किस सेक्शन में एडमिट किया जाता है। persons whose admission are relevant. Section 18, 19 and 20 make provisions makes the statement of following persons relevant. सेक्शन 18 कहता है by party to proceeding or his agent. तो मतलब किसी केस में ए एंड बी में डिस्प्यूट है अगर, तो उसमें सबका एडमिशन एडमिट नहीं होगा, कोई भी रैंडम आदमी आके एडमिशन दे दे, नहीं। एडमिशंस किसका एडमिट किया जाएगा, ए का किया जाएगा और बी का किया जाएगा और उनके एजेंट का किया जाएगा। उनके एजेंट में भी उनके ब्रोकर हो सकते हैं या जो ऑथराइज एजेंट हो गए उनका एडमिट किया जाएगा। ये सेक्शन 18 कहता है। सेक्शन 19 कहता है कि एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। तब अब सेक्शन 19 कहता है कि उस आदमी जो एडमिट कर रहा है उसकी पोजीशन जो है इट हैज़ टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट। अगर वो उसके अगेंस्ट नहीं है पार्टी के सूट की तो फिर एडमिशन एडमिट नहीं किया जाएगा। देन सेक्शन 20 कहता है एडमिशंस बाय पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय द पार्टी टू सूट। अब अगर सेक्शन 20 में है कि अगर किसी स्पेसिफिक आदमी को पार्टी जो लोग पार्टी हैं सूट के, जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके पार्टीज जो हैं ए एंड बी, अगर किसी स्पेसिफिक आदमी के एडमिशंस की बात करते हैं, जैसे ए कहता है ए और बी में डिस्प्यूट चल रहा था, ए कहता है कि सर ये इसको बुलाइए आप, इसका नाम डी है और ये डी जो था इसने देखा है कि मैंने बी को पैसे वापस किए हैं, तो ये जो है डी जो होगा, डी का जो एडमिशन होगा वो उसका भी लिया जा सकता है सेक्शन 20 के अंदर, बिकॉज एक्सप्रेसली वो किसी एक पार्टी द्वारा बुलाया गया है। हाँ, सेक्शन 19 में ये भी समझिएगा कि सेक्शन 19 में भी एग्जांपल लग सकता है। अगर डी के प्रेजेंस में ए ने बी को पैसे दिए थे या बी ने ए को पैसे दिए थे तो उस डी का भी ले सकते हैं आप एडमिशन, बिकॉज
एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेन पार्टी टू सूट। तो मतलब उसकी पोजीशन क्या होती है, अ पर्सन हुज पोजीशन इज इट इज नेसेसरी टू प्रूव इन द सूट इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रिलेवेंट इन सूट ब्रॉट बाय और अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो उसको भी एडमिट करते हैं सेक्शन 19 में। फिर अब डिटेल स्टडी करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 पार्टी बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट, तो ये हमने डिस्कस कर ही रखा है। स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions। तो अगर कोर्ट को लगता है कि वो एजेंट हो सकता है और वो पार्टी टू सूट है तो उसके एडमिशंस एडमिसिबल होंगे। ठीक है। 19 कहता है अगेन, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट आर एडमिशंस इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रिलेवेंट एज अगेंस्ट मेड इफ दे वर मेड whilst the person making them occupies such position or is subject to liability। इसका हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, सॉरी सेक्शन 19 का हम इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। जस्ट अ मिनट। हाँ, अब सेक्शन 19 में क्या है कि ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम बी। ठीक है, ए जो है ये बी से बी का रेंट लेने के लिए एग्री होता है। बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए डिनाइज दैट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। अ स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओन बी हिज रेंट इज एन एडमिशन एंड इज रिलेवेंट फैक्ट अगेंस्ट ए इफ ए डिनाइज दैट सी डिड नॉट ओ रेंट टू बी। अब इस इलस्ट्रेशन को मैं हिंदी में आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये इलस्ट्रेशन सेक्शन 19 में इटसेल्फ दिया हुआ है। इसमें मान लीजिए 3 पार्टीज़ हैं, ए लैंड ओनर है, बी टेनेंट है और सी ब्रोकर है। अब ए और सी में डील थी कि वो बी से रेंट लेगा, सी बी से रेंट लेगा और वो ए को ट्रांसफ़र करेगा पैसा, ये डील थी। अब ए को पैसा नहीं मिला, लैंड ओनर को पैसा नहीं मिला, तो लैंड ओनर ने केस फाइल किया सी के ऊपर। जो सी था वो ब्रोकर था, लैंड ओनर ने केस फाइल किया कि सी मेरा पैसा नहीं दे रहा है और हमारी ये डील थी कि सी हमको जो भी रेंट का पैसा है वो देगा। अब यहाँ बी जो है, जो कि टेनेंट है, जो कि किराएदार है, उसका ये एडमिशन कि मैंने सी को पैसा दिया और सी ने ए को नहीं दिया, उसका ये एडमिशन कि मैंने सी को पैसा दे दिया था, ये एडमिसिबल होगा क्योंकि ये एक ग्राउंड बनाएगा सी के अगेंस्ट में कि सी को पैसा मिला बट उसने पैसा ए को ट्रांसफ़र किया नहीं। मतलब जो ब्रोकर है उसको पैसा मिला और ब्रोकर ने मकान मालिक को पैसा नहीं दिया, तो ये एक ग्राउंड बनाएगा सी के अगेंस्ट। तो ये यहाँ पे जो बी का एडमिशन है ना वो भी एडमिसिबल होगा। तो यही बात सेक्शन 19 कहता है, एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। अब यहाँ बिना बी के पोजीशन के, बिना जो किराएदार है उसकी पोजीशन क्लियर किए सी और ए का केस आगे चल नहीं सकता है क्योंकि पैसा तो बी दे रहा है। यही सेक्शन 19 कहता है। सेक्शन 20 पे आते हैं। सेक्शन 20, एडमिशंस बाय पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय द पार्टी टू सूट। Statement made by persons to whom party to suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions। इसका illustration क्या है? The question is whether a horse sold by A to B is sound. A says to B, go and ask C, he knows all about it. C's statement is an admission। अब यहाँ पे A और B में एक घोड़े को लेके बात चल रही है। एक कार, मान लो घोड़ा एग्जाम्पल कार ले लेते हैं। एक कार को लेके A और B में बात चल रही थी। B पूछता है क्या कार की कंडीशन अच्छी है? A बोलता है कि जाइए मेरे ड्राइवर से बात कर लीजिए। तो अब जो ड्राइवर का स्टेटमेंट होगा जो वो B को देगा, B के पूछने पे, वो एडमिसिबल होगा, वो एडमिशन कहलाएगा क्योंकि वहाँ पे पार्टीज जो सूट हैं, पार्टीज टू द सूट हैव एक्सप्रेसली रिफर्ड टू देम। थैंक यू, आई होप एडमिशन इज क्लियर। अब हम डेफिनेशन क्लियर कर लिए तो नेक्स्ट में हम और कंडीशंस पढ़ेंगे कि क्या पार्ट एडमिशन एडमिट होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कौन कौन से एडमिशन्स एडमिट नहीं किए जा सकते हैं, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस विद एडमिशन। सेक्शन 21 देखेंगे, सेक्शन 21, 22, 23 ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।